नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के द्वारा देखेंगे राइस ऐप मॉड्यूल 3 को किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। राइस ऐप को ऑन करेंगे और इसके डैशबोर्ड में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको पेंडिंग में मॉड्यूल 3 देखने को मिलेगा। मॉड्यूल 3 कोल्ड चेन प्रबंधन के सिद्धांत, इस ऑप्शन में क्लिक करें। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे कोल्ड चेन प्रबंधन के सिद्धांत पाठ्यक्रम अवलोकन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें क्लिक करें। पाठ्यक्रम अवलोकन मॉड्यूल 3 कोल्ड चेन प्रबंधन के सिद्धांत। राइस का तीसरा मॉड्यूल है कोल्ड चेन प्रबंधन के सिद्धांत। टीके काफ़ी संवेदनशील उत्पाद होते हैं, इसलिए उन्हें विश्वसनीय कोल्ड चेन में सुरक्षित रखना अति आवश्यक होता है। इस मॉड्यूल में आप समझेंगे कि कोल्ड चेन का क्या महत्व है और नियमित टीकाकरण सत्र के दौरान आपकी कोल्ड चेन के प्रबंधन में क्या भूमिका है तथा आप टीके को सुरक्षित रखना किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे। इस मॉड्यूल में 3 अध्याय हैं। पहला अध्याय है कोल्ड चेन एवं वैक्सीन की संवेदनशीलता को समझना। अध्याय 2 ओपन वाइल्ड पॉलिसी। अध्याय 3 वैक्सीन करियर का प्रबंधन। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन में क्लिक करें। इस कोर्स में नेविगेशन बहुत आसान है। प्रत्येक कोर्स को अलग पाठों में और प्रत्येक पाठ को अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि स्क्रीन पर दिए गए उदाहरण में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि प्रत्येक पाठ के सारे भागों को मेन्यू में सूचीबद्ध किया गया है। एक पाठ को समाप्त करने के बाद ही आप उसके अगले पाठ को देख सकते हैं। सभी पाठों को समाप्त करने के बाद आप किसी भी क्रम में उन्हें देख सकते हैं। यदि आप कोर्स को बंद करते हैं तो आपकी प्रगति को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और आप फिर से उसी जगह से शुरू कर पाएंगे जहां आपने कोर्स को छोड़ा था। अगली स्क्रीन में जाने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। पिछली स्क्रीन पर जाने के लिए बैक बटन पर क्लिक करें। वीडियो को रोकने या चलाने के लिए प्ले अथवा पॉज बटन दबाएं। आवाज को बढ़ाने या घटाने के लिए अपने फोन के वॉल्यूम कंट्रोल बटन का इस्तेमाल करें। अब हम सीखना शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट के बटन में क्लिक करें। प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन से वैक्सीन टीकों के लिए बीबीएम वैक्सीन की वायल के कैप पर होता है? सभी उचित विकल्पों का चयन करें और सबमिट करें। बीसीजी के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 2, पीएससी लास्ट कोल्ड चेन पॉइंट पर सभी वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के बीच ILR में रखा जाना चाहिए। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 3, रिकॉन्स्टिट्यूशन किए गए वैक्सीन को रिकॉन्स्टिट्यूशन किए जाने के कितने घंटे के भीतर उपयोग में लिया जाना चाहिए? 4 घंटे के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 4, गर्म या ठंडे तापमान के संपर्क में आने पर वैक्सीन का प्रभाव स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है और इसे फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन से वैक्सीन लाइट के प्रति संवेदनशील हैं? सभी उचित विकल्पों का चयन करें और सबमिट करें। BCG और MR के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन से वैक्सीन को कभी भी फ्रीज नहीं करना चाहिए? उचित विकल्पों का चयन करें और सबमिट करें। DPT, पेंटा और TD के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, सेव करें। प्रश्न नंबर 7, किन वैक्सीन को कभी भी आइस पैक पर नहीं रखना चाहिए? उचित विकल्पों का चयन करें और सबमिट करें। IPV और TD के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन से सही हैं? सभी उचित विकल्पों का चयन करें और सबमिट करें। सिर्फ UIP वैक्सीन को ही वैक्सीन करियर में ले जाया जा सकता है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। एक वैक्सीन करियर को पैक करने के लिए सभी 4 आइस पैक को कंडीशन करने की आवश्यकता होती है, ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 9, रिकॉन्स्टिट्यूशन करते समय वैक्सीन और डाइल्यूएंट का तापमान एक समान रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए वैक्सीन के साथ दिए गए डाइल्यूएंट को कम से कम 24 घंटे पहले ILR में रखा जाना चाहिए।
सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 10, ओपन वायल पॉलिसी इनमें से किन टीकों पर लागू होती है? उचित विकल्पों का चयन करें और सबमिट करें। BCG के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 11, सत्र स्थल पर यदि आपको ठंड से संवेदनशील वैक्सीन की शीशी जमी हुई मिले या हिलाने के बाद उसमें रेशे जैसा कुछ नजर आए तो आप उस वैक्सीन की शीशी को डिस्कार्ड कर देंगी? सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 12, यदि लेबल पर BBM लगा है तो इसका अर्थ है वैक्सीन की वह शीशी खोले जाने के बाद कोल्ड चेन में रखी जा सकती है और अगले 28 दिनों के भीतर होने वाले टीकाकरण सत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है अगर ओपन वायल पॉलिसी की सभी शर्तें पूरी हो रही हों। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 13, यदि वैक्सीन की एक्सपायरी डेट अभी नहीं आई है और लेबल पर लगा BBM डिस्कार्ड पॉइंट तक पहुंच चुका है तो क्या आप वैक्सीन का उपयोग करेंगी? नहीं के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 14, सभी वैक्सीन और डायलुएंट को आइस पैक से दूर रखते हुए वैक्सीन कैरियर के बीच में प्लास्टिक जिपर बैग में रखा जाना चाहिए। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 15, 2 आइस पैक वाले वैक्सीन कैरियर का उपयोग आउटरीच सेशन के लिए किया जा सकता है? गलत के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। मूल्यांकन प्रस्तुत करें के ऑप्शन में क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि अपने उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तरों को सेव कर लिया है। क्या आप सबमिट करना चाहते हैं? हाँ के ऑप्शन में क्लिक करें। पूर्व मूल्यांकन सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है। जारी रखने के लिए आगे क्लिक करें। ठीक है में क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट के बटन में क्लिक करें और यहाँ से अध्याय 1 को देखें। पहला अध्याय को शुरू करने के लिए यहाँ क्लिक करें के ऑप्शन में क्लिक करें। सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है। इस सेशन के लिए मैं आपकी इंस्ट्रक्टर और गाइड रहूंगी और इसमें हम कोल्ड चेन प्रबंधन के सिद्धांतों के बारे में विस्तार से जानेंगे। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में आप जानती हैं कि नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत आने वाले सभी प्रकार के टीके बेहद संवेदनशील यानी सेंसिटिव होते हैं, इसलिए हर समय आपको उन्हें बहुत संभाल कर और किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाकर रखना होगा। इसके लिए कोल्ड चेन मैनेजमेंट और इसमें आपकी भूमिका दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। समझने में आसानी के लिए कोल्ड चेन प्रबंधन के इस पूरे मॉड्यूल को 3 अध्याय में बांटा गया है। अध्याय 1, कोल्ड चेन एवं वैक्सीन की संवेदनशीलता को समझना। अध्याय 2, ओपन वायल पॉलिसी। अध्याय 3, वैक्सीन कैरियर का प्रबंधन। हमारे अध्याय को 3 अलग अलग सेशन में कवर करेंगे। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। इस अध्याय के समाप्त होने पर आप सक्षम होंगी कोल्ड चेन सिस्टम एवं उसमें अपनी भूमिका समझने में। ताप, ठंड और लाइट के प्रति संवेदनशील टीकों को पहचानने में, टीकों की सुरक्षा जांच एवं खराब हुए टीकों की पहचान करने में। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। कोल्ड चेन क्या होता है? आइए शुरुआत इसकी परिभाषा से करते हैं। कोल्ड चेन टीकों के उत्पादन स्थल से उपभोग स्थल तक उचित तापमान पर टीकों को स्टोर एवं ट्रांसपोर्ट करने की एक प्रणाली है। कोल्ड चेन प्रबंधन सुनिश्चित करता है कि वैक्सीन प्रभावकारी रहें और गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को वैक्सीन द्वारा बचाव योग्य बीमारियों से सुरक्षित करने में सक्षम रहे। सामान्य तौर पर कोल्ड चेन सिस्टम में 3 भाग होते हैं। पहला कर्मचारी, दूसरा उपकरण और तीसरा प्रक्रियाएं। आइए अब एक एक कर इनकी समीक्षा करें। कर्मचारी, ये वह लोग होते हैं जो टीके के भंडारण यानी स्टोरेज और वितरण का काम करते हैं, जैसे VCCH यानी वैक्सीन एंड कोल्ड चेन हैंडलर और AVD
यानी ऑल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी पर्सन। दूसरा प्रमुख हिस्सा है टीके का स्टोरेज और उसको ले जाने के लिए जरूरी उपकरण। तीसरे हिस्से में वह प्रक्रियाएं आती हैं जो सुनिश्चित करती हैं कि वैक्सीन को सही तापमान पर रखकर ही उनका परिवहन किया गया है, जैसे तापमान की निगरानी करना। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आइए अब पूरे कोल्ड चेन सिस्टम के बारे में जानें। जैसा कि आप देख सकती हैं, इस सिस्टम में वैक्सीन बनने की जगह से लेकर मां और बच्चे तक स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की एक श्रृंखला बनी हुई है। विमान या रेफ्रिजरेटेड वैन वैक्सीन के अराइवल की जगह से प्राथमिक भंडार तक ले जाने का काम करते हैं। फिर ये प्राथमिक भंडार से राजकीय भंडार, राजकीय भंडार से जिला भंडार और फिर जिला भंडार से पीएचसी पहुंचाए जाते हैं। आप बहुत ध्यान देते हुए प्रत्येक स्थान पर अनुशंसित तापमान स्तरों को देखें। इन भंडारों में टीके कोल्ड चेन उपकरण जैसे वॉक इन कूलर्स या WIC, वॉक इन फ्रीजर्स या WIF, डीप फ्रीजर्स और आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर्स या ILR में रखे जाते हैं। पीएचसी से टीकों को आउटरीच सेशन तक पहुंचाने के लिए AVD के माध्यम से वैक्सीन कैरियर में ले जाया जाता है। कोल्ड चेन को 3 स्तरों पर बनाए रखने की आवश्यकता होती है। आइए इन स्तरों को विस्तार से देखें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। निम्नलिखित स्थितियों में कोल्ड चेन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। उपजिला स्तरीय जैसे कि CHC या PHC अथवा अंतिम कोल्ड चेन केंद्र पर स्टोरेज के दौरान, उपजिला स्तरीय जैसे कि CHC या PHC अथवा अंतिम कोल्ड चेन स्थल पर पैकिंग और परिवहन करते समय और टीकाकरण सत्र स्थल पर। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक स्तर पर क्लिक करें। पहला, उपजिला स्तरीय जैसे कि CHC या PHC अथवा अंतिम कोल्ड चेन स्थल पर स्टोरेज के दौरान सभी टीकों को 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच ILR में रखा जाना चाहिए। टीके के साथ निर्माता द्वारा प्रदान किया गया डाइल्यूएंट का उपयोग करें। डाइल्यूएंट को उपयोग से कम 24 घंटे पहले 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच ILR में रखा जाना चाहिए। डीप फ्रीजर का उपयोग केवल आइस पैक जमाने के लिए किया जाना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। दूसरा, सत्र स्थलों के लिए जैसा कि आप जानती हैं, सभी टीके और डाइल्यूएंट्स अंतिम कोल्ड चेन पॉइंट से 4 अनुकूलित या कंडीशनड आइस पैक्स वाले एक वैक्सीन कैरियर में आते हैं। ऑल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी मोड्स जैसे बाइक, जीप, कार, साइकिल, स्कूटर आदि का प्रयोग आमतौर पर टीका स्थल पर समय से टीके पहुंचाने और सत्र के समाप्त होने के बाद अंतिम कोल्ड चेन पॉइंट पर वापस करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। तीसरा, सत्र स्थल पर टीकों और डाइल्यूएंट्स के लिए तापमान स्तर 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने से पहले आइए अब तक सीखी गई बातों पर अपनी समझ को परखने के लिए एक क्विज लेते हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। सत्र स्थल पर कोल्ड चेन प्रबंधन में सभी वैक्सीन और डाइल्यूएंट्स को डैश तापमान पर रखा जाना चाहिए। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। सत्र स्थल पर आपको वैक्सीन और डाइल्यूएंट डैश में 4 डैश आइस पैक के साथ मिलते हैं। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें।
आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आइए आप अपने सत्रों को आगे बढ़ाते हैं और उन चीजों के बारे में जानते हैं जो वैक्सीन की संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी को प्रभावित करते हैं। वैक्सीन्स को यदि निम्न परिस्थितियों में रखा जाए तो वह अपना असर या बीमारी से बचने की पर्याप्त क्षमता को खो देते हैं। ताप, जहां तापमान +8 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। ठंड, जहां तापमान +2 डिग्री सेल्सियस से कम हो। रोशनी या लाइट, यहाँ इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ताप, ठंड, लाइट किसी के भी कारण प्रभाव का नुकसान हमेशा के लिए होता है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता। अब उन वैक्सीन के बारे में जानेंगे जो ताप, ठंड और लाइट संवेदी है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। ताप संवेदी वैक्सीन से शुरू करते हैं। याद रखें कि सभी वैक्सीन ताप संवेदी या हीट सेंसिटिव होते हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि कुछ वैक्सीन दूसरे टीकों के मुकाबले ताप के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं? आइए इस पर विस्तार से नजर डालें। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में प्रत्येक वैक्सीन के लिए ताप संवेदनशीलता या हीट सेंसिटिविटी का स्तर यहाँ दिया गया है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ताप के प्रति टीके की संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। सभी वैक्सीन्स ताप संवेदी होते हैं, परंतु कई वैक्सीन्स ठंड के मामले में, खासकर जम जाने के मामले में भी संवेदनशील होते हैं। IPV, TD, PCV, हेपाटाइटिस बी, पेंटावालेंट, DPT, ये टीके फ्रीज संवेदी या ठंड संवेदी टीके हैं। यदि इन वैक्सीन्स को +2 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखा जाए तो ये अपना असर खो देते हैं। इसलिए आपको इन वैक्सीन्स को सब जीरो तापमान से बचाना होगा। इसका मतलब है इन वैक्सीन्स को कभी भी फ्रोजन आइस पैक के साथ वैक्सीन कैरियर में या सत्र स्थल पर आइस पैक के ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए। यदि आपको पता चला कि कोई फ्रीज संवेदी वैक्सीन तापमान भंडारण पैमानों को पूरा न कर रहा हो, तो आपको निम्नलिखित कार्य करने होंगे। यदि कोई फ्रीज संवेदी वायल स्पष्ट रूप से जमी हुई मिले तो उसका प्रयोग न करें और उस पर डिस्कार्ड का निशान लगा दें। यदि कोई फ्रीज संवेदी वैक्सीन जमने वाले तापमान पर रख दी गई हो और आपको लगता है कि वह खराब हो गई है, तो ILR पॉइंट पर शेक टेस्ट करें और देखें कि क्या वह खराब हो गई है। यदि टीका खराब हो गया है तो उसे डिस्कार्ड कर दें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल सभी टीकों में से BCG और MRTK लाइट संवेदी हैं। ये टीके सूर्य की रोशनी या किसी और तरह की तेज रोशनी में आने पर अपना असर खो देते हैं। इसलिए इन्हें रोशनी से खराब होने से बचाने के लिए इन टीकों की आपूर्ति अक्सर गहरे रंग की कांच की शीशियों में या भूरे या एम्बर रंग की शीशियों में की जाती है। और अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपको इन टीकों को पूरे कोल्ड चेन में जहां तक संभव हो सके उनके सेकेंडरी पैकेज में ही रखना चाहिए। लाइव वैक्सीन्स में प्रिजर्वेटिव नहीं होते, इसलिए इनमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस से संदूषित या कंटामिनेशन होने का खतरा है, जिसकी वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। इसलिए इन वैक्सीन्स को रिकॉन्स्टिट्यूट करने या उनके वायल्स को खोलने के बाद 4 घंटों के भीतर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। वैक्सीन्स के जैसे ही डायलुएंट्स भी संवेदनशील उत्पाद होते हैं, इसलिए इन्हें भी सुरक्षित रखरखाव की आवश्यकता पड़ती है। डायलुएंट्स के सुरक्षित रखरखाव और सुरक्षा हेतु कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। आइए उन पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आप एक ही निर्माता द्वारा टीके के साथ बंडल में दिए गए डायलुएंट का ही प्रयोग करें। बैच नंबर, एक्सपायरी डेट
और ब्रेकेज की जांच करें और उसका रिकॉर्ड बना लें। दूसरा, अंतिम कोल्ड चेन पॉइंट पर डायलुएंट को ILR में रखें। अगर जगह की कमी हो तो डायलुएंट्स को उपयोग से कम 24 घंटे पहले ILR में रखें। इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय वैक्सीन और डायलुएंट एक ही तापमान पर रहेगा। इस गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर थर्मल शॉक लग सकता है, यानी वैक्सीन में मौजूद कुछ या सभी अनिवार्य जीवित जीवों की मृत्यु हो सकती है। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान डायलुएंट्स को वैक्सीन के साथ प्लास्टिक के जिपर बैग में वैक्सीन कैरियर के अंदर रखें। वैक्सीन कैरियर में सिरिंजों और ड्रॉपर्स को न रखें। आखिर में, वैक्सीन तैयार करने के लिए डायलुएंट्स की पूरी मात्रा का प्रयोग करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। निम्नलिखित में से कौन से टीके फ्रीज संवेदनशील हैं और उन्हें कभी भी फ्रीज नहीं किया जाना चाहिए या सत्र स्थल पर आइस पैक के ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए? सभी उचित ऑप्शंस को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। निम्नलिखित में से कौन से वैक्सीन्स को अक्सर गहरे रंग की कांच की शीशियों में सप्लाई किया जाता है? सभी उचित ऑप्शंस को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आप यह भी जानती हैं कि बहुत अधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड फ्रीज हो जाने के कारण टीकों के प्रभाव में आई कमी को वापस सही नहीं किया जा सकता है। हालांकि टीके के खराब होने पर भी उसकी बाहरी बनावट पहले जैसी ही रह सकती है, इसलिए वैक्सीन में बहुत अधिक गर्मी और ठंड के कारण हुए नुकसान दोनों की जांच करने की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। ताप के कारण वैक्सीन को हुई हानि की जांच के प्रमुख पैमानों में से एक है VVM या वैक्सीन वायल मॉनिटर। आइए VVM क्या है और उसकी जांच कैसे की जाती है, इसके बारे में जानें। VVM एक लेवल होता है जिसमें समय के साथ संचय ताप यानी क्यूमुलेटिव हीट एक्सपोजर को मापने के लिए ताप संवेदी सामग्री यानी हीट सेंसिटिव मटेरियल होती है। इसे वैक्सीन निर्माता द्वारा वैक्सीन की शीशी पर लगाया जाता है। आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन के माध्यम से जैसे जैसे वैक्सीन की शीशी अगले स्थान पर पहुंचती है, VVM रंग में क्रमिक परिवर्तन के माध्यम से उसके संचय ताप यानी क्यूमुलेटिव हीट एक्सपोजर रिकॉर्ड करता है। स्क्वायर का रंग बाहरी सर्कल की तुलना में हल्के रंग के साथ शुरू होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्कल के भीतर के स्क्वायर का रंग हल्का दिखाई दे रहा है, इसलिए वैक्सीन प्रयोग के योग्य होता है। गर्मी के संपर्क या समय के साथ वर्ग का रंग गहरा होता चला जाता है। एक बार जब टीका अपने डिस्कार्ड पॉइंट पर पहुंच जाए या उससे आगे बढ़ जाए, तब भीतर के वर्ग का रंग बाहरी वृत्त के रंग जैसा या उससे गहरा हो जाता है। ऐसे में आपको इस टीके को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। इसलिए संक्षिप्त में कहे तो ताप से खराब हुए वैक्सीन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसे सुनिश्चित करने के लिए VVM स्टेटस की जांच करना एक जरूरी पैमाना है। वैक्सीन का उपयोग करना सुरक्षित है जब तक कि VVM सही है और अंदर के वर्ग का रंग बाहर के वृत्त से हल्का गहरा हो और एक्सपायरी तिथि न बीती हो। एक बार जब VVM अपने डिस्कार्ड पॉइंट पर पहुंच जाए या उससे आगे बढ़ जाए, तब उस वैक्सीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सुरक्षित तरीके से डिस्कार्ड किया जाना चाहिए। यह तब भी लागू है जब एक्सपायरी डेट पार न हुई हो। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें।
आइए अब वीवीएम स्टेटस को जांचने के चेक पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। वीवीएम की जांच निम्न मामलों में की जानी चाहिए। कोल्ड चेन पॉइंट पर वैक्सीन को प्राप्त करने पर जब भंडार में वैक्सीन की निगरानी की जाती है, जब वैक्सीन को आउटरीच सेशन के लिए पैक किया जाता है, जब आप सत्र स्थल पर वैक्सीन प्राप्त करती हैं। एक शिशु को कोई भी टीका लगाने से पहले और सत्र के समाप्त होने पर आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। फ्रीज संवेदी वैक्सीन के लिए आपको निर्धारित चेक पॉइंट्स पर उचित तरीके से जांच करने और उचित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। जैसा कि पहले बताया गया है, जब आप सत्र स्थल पर वैक्सीन कैरियर प्राप्त करती हैं, तब आपको फ्रीज संवेदी टीकों की स्थिति की जांच करने की आवश्यकता होती है। डीपीटी, टीडी, पीसीवी, हेपेटाइटिस बी या पेंटा के वैक्सीन की शीशी जम गई हो या उसे हिलाने के बाद भी उसमें कुछ रेशे जैसे नजर आए, तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए और उस पर डिस्कार्ड का चिन्ह लगा देना चाहिए। ध्यान रहे, फ्रीज संवेदी वैक्सीन जम जाने पर न सिर्फ अपना प्रभाव खो देते हैं, बल्कि टीकाकरण के बाद इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है, जैसे वे संक्रमित फोड़े। एक्सपायर्ड, फ्रोजन या वीवीएम डिस्कार्ड पॉइंट के पार वाली शीशियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और उन पर डिस्कार्ड का चिन्ह लगा देना चाहिए। अपनी समझ को परखने और सत्र को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ने से पहले आइए कोल्ड चेन प्रबंधन में क्या करें और क्या ना करें, इस पर निगाह डाल लेते हैं। अधिक जानकारी के लिए क्या करें और क्या न करें पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। प्रभावी कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी उचित ऑप्शंस को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। सीता आपकी एएनएम दोस्त अपने 6 वर्षीय बेटे सुनील के साथ सामुदायिक मेले में आती है। वह सुनील के लिए मेले में फ्री पास जीत जाएगी अगर वह अपने रोजमर्रा के काम से संबंधित कुछ प्रश्नों का सही उत्तर दे देगी। प्रश्नों का सही उत्तर देने और पास जीतने में उनकी मदद करें। गतिविधि शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। इनमें से किन वैक्सीन को कभी भी सत्र स्थल पर आइस पैक पर नहीं रखा जाना चाहिए? सभी उचित ऑप्शंस को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। जगह की कमी होने पर डायलुएंट्स को ILR में कम से कम डैश रखें।
उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। इनमें से कौन से प्रयोग के लिए सुरक्षित हैं? सभी उचित ऑप्शंस को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। अब आप निम्न को करने में सक्षम होंगे: कोल्ड चेन सिस्टम की व्याख्या करने और उसमें अपनी भूमिका पहचानने में, ताप, ठंड और लाइट के प्रति संवेदनशील वैक्सीन्स को पहचानने में, वैक्सीन की सुरक्षा जांच करने और खराब वैक्सीन की पहचान करने में। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। शुभकामनाएं। इसके साथ ही यह सत्र समाप्त होता है। इस सत्र का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले सत्र में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अध्याय समाप्त करने के लिए एग्जिट बटन पर क्लिक करें। सुप्रभात। कोल्ड चेन मैनेजमेंट पर हमारे दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के सत्र में हम ओपन वायल पॉलिसी पर बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि यह कोल्ड चेन मैनेजमेंट का एक अभिन्न हिस्सा है। पॉलिसी या नीति के दिशा निर्देशों का पालन, न्यूनतम वेस्टेज के साथ यूआईपी में टीकों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करता है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। इस अध्याय के समाप्त होने पर आप सक्षम होंगे ओपन वायल पॉलिसी और इसके महत्व को समझने में, पॉलिसी को प्रयोग करने हेतु मानदंडों की समीक्षा करने में, जिन टीकों पर यह नीति लागू होती है उनकी पहचान करने में, पॉलिसी को प्रयोग करने के लिए वीवीएम के स्थान का मूल्यांकन करने में। सत्र के समाप्त होने पर आधी खाली एवं सील बंद शीशियों का रख रखाव करने में। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में पॉलिसी और इसके महत्व को समझने के साथ। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। जैसे आप अपने आरआई सत्रों का संचालन करती हैं और उसे समाप्त करने की तरफ बढ़ती हैं, तो आप देखेंगे कि टीके की ऐसी कई खुली शीशियां होंगी जिनमें कुछ खुराक बची हुई है। अब इन शीशियों के साथ क्या किया जाना चाहिए? क्या भविष्य में होने वाले सत्रों के लिए इन्हें रखा जा सकता है? निर्णय करने के दौरान आपको निम्नलिखित बातों पर गौर करना होगा। पहला, भविष्य में पुनः प्रयोग हेतु टीके की सुरक्षा, और दूसरा, टीके की बर्बादी को न्यूनतम करना। जीवन रक्षक टीकों के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने एवं बर्बादी को रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने ओपन वायल पॉलिसी अपनाई है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। ओपन वायल पॉलिसी विशेष प्रकार के टीकों की खुली हुई शीशियों, जिनमें सत्र के समाप्त होने पर कुछ खुराक बची होती है, की पुनः प्रयोग एवं भंडारण हेतु दिशा निर्देश देती है, बशर्ते कुछ मानदंडों को पूरा किया जाए। ओपन वायल पॉलिसी का कार्यान्वयन यूआईपी के तहत लागू टीकों के आंशिक रूप से इस्तेमाल किए गए मल्टीडोज वॉयल का पुनः उपयोग अगले सत्र में 4 सप्ताह 28 दिन तक करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि कुछ मापदंड पूरे किए जाए, और इस प्रकार यह वैक्सीन अपव्यय को कम करता है। सत्र निर्धारित या आउटरीच दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आइए मल्टी डोज ओपन वायल्स के प्रयोग हेतु महत्वपूर्ण मानदंडों के बारे में जान लेते हैं। हमने जाना है कि योग्य टीकों की कोई भी शीशी खोले जाने या सत्र में प्रयोग किए जाने के बाद 4 सप्ताह यानी 28 दिनों तक प्रयोग में लाई जा सकती हैं। ठीक है, अब ध्यान रहे कि यह दिशा निर्देश लागू होता है, बशर्ते
एक्सपायरी यानी समाप्ति तारीख खत्म नहीं हुई है। ट्रांसपोर्ट और कोल्ड चेन में स्टोरेज के दौरान टीकों को कोल्ड चेन में उचित कोल्ड चेन स्थितियों में रखा गया हो। टीकों की शीशी का सेप्टम आइस पैक से पिघली बर्फ के पानी में न तो डूबा हो और न ही दूषित हुआ हो। सभी खुराकों को निकालने के लिए असेप्टिक तकनीक का प्रयोग किया गया हो, यानी किसी भी प्रकार से सुई या सेप्टम दूषित नहीं हुआ हो। वैक्सीन वॉयल मॉनिटर या वीवीएम उपयोग की स्थिति में हो। आखिर में टीके की शीशी पर उसे खोले जाने की दिनांक एवं समय स्पष्ट रूप से लिखा गया हो। उस स्थिति में टीके की शीशी का प्रयोग न करें जब प्रयोग करने की समय सीमा यानी एक्सपायरी डेट समाप्त हो गई हो। वीवीएम डिस्कार्ड पॉइंट पर पहुंच या पार कर गया हो। फ्रीज ड्राइड वैक्सीन के लिए सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूट करने से पहले या टीके की शीशी पर वीवीएम न हो या वीवीएम खराब हो या वीवीएम देखने योग्य स्थिति में न हो। कोई लेबल नहीं या आंशिक रूप से फटा लेबल और या लेबल पर लिखा पढ़ना संभव न हो। शीशी पर तारीख और समय साफ साफ न लिखी हो। आपको ऐसी शीशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें से असुरक्षित तरीके से खुराक निकलने का संदेह हो, जो पानी के भीतर रहा हो या जिसे पानी से भरे वैक्सीन कैरियर से निकाला गया हो। टीके की ऐसी शीशी का प्रयोग न करें जो जमी हुई हो या जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रेशा या कोई बाहरी वस्तु यानी फॉरेन बॉडी हो। शीशी टूटी हुई हो या उसमें दरारें हो या रिसाव हो। आखिर में यदि टीका वायल के उपयोग के बाद कोई रिपोर्टेड एईएफआई है तो इसका उपयोग न करें और इसे सुरक्षित रूप से उचित कोल्ड चेन, विशेष रूप से कोल्ड चेन उपकरण +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस और उचित तरीके से सील की गई जिपर बैग में सुरक्षित रखें, जिस पर एईएफआई जांच के लिए लिखा हो और शीघ्र ही चिकित्सा अधिकारी को इसकी जानकारी दें। इस वायल को तब तक किसी को नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि जिला प्रतिरक्षण या टीकाकरण अधिकारी द्वारा अधिकृत न किया गया हो। मुझे आशा है आप सभी को अभी तक पॉलिसी संबंधी निर्देश स्पष्ट रूप से समझ आ गए हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए इसका पता लगा लेते हैं कि अब तक पढ़े गए पाठ को हमने कितना समझा है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। ओपन वायल पॉलिसी कुछ विशेष मानदंडों को पूरा करने पर आंशिक रूप से प्रयुक्त मान्य टीकों के मल्टीडोज शीशियों का प्रयोग आगामी सत्रों में डैश दिनों तक करने की अनुमति देती है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। अब टीका लगाने के लिए टीके की एक मल्टी डोज बहुखुराक शीशी की जांच कर रही है। आप शीशी को खोले जाने की तारीख और समय को साफ साफ पढ़ नहीं पा रही। इस शीशी के प्रयोग की समय सीमा यानी एक्सपायरी डेट अगले 2 सप्ताह में समाप्त हो जाएगी। क्या आप टीका लगाने के लिए इस शीशी का प्रयोग करेंगी? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आगे बढ़ने से पहले आइए एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। क्या आप में से कोई यहाँ आकर उन टीकों की पहचान कर सकता है जिन पर ओपन वायल पॉलिसी लागू होती है? आपको हर एक मल्टी डोज वैक्सीन की शीशी को किसी एक कॉलम में रखना है ताकि पता चल सके कि किन टीकों पर ओपन वायल पॉलिसी लागू होती है और किन पर नहीं। प्रत्येक वायल को उचित बॉक्सों में ड्रैग एंड ड्रॉप करें और सबमिट करें।
ओपन वायल पॉलिसी, पेंटावेलेंट, PCV, FIPV, DPT, हेपाटाइटिस B, TD, OPV, रोटावैक, RVV लेबल पर VVM के साथ निष्क्रिय किया गया मृत JE वैक्सीन जैसे कि जीव और जेनवैक पर लागू होती है। ओपन वायल पॉलिसी MR, BCG और रोटासिल लिक्विड RVV, कैप या स्टेम पर VVM के साथ पर लागू नहीं होती। रोटावायरस वैक्सीन RVV जो ढक्कन या स्टेम पर VVM के साथ हैं, जैसे रोटासील लिक्विड, रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG और MRT के रिकॉन्स्टिट्यूशन या खोलने के 4 घंटे बाद उपयोग न करें। हमेशा टीके की शीशी पर पहले प्रयोग के समय ही तारीख और समय लिख दें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। अपने पिछले सत्र में हमने वैक्सीन वायल मॉनिटर या VVM के बारे में विस्तार से जाना था। VVM जैसा कि हम जानते हैं, टीकों में गर्मी से होने वाली खराबी की जांच करने हेतु महत्वपूर्ण पैमानों में से एक है। अब आइए एक मल्टीडोज वायल पर VVM के स्थान के महत्व के बारे में जान लें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। एक मल्टीडोज वायल खोलने के बाद फिर से प्रयोग किया जा सकता है या नहीं, इसका आकलन करने में VVM का स्थान यानी पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप में से कोई उन स्थानों की सूची बना सकते हैं जहां वायल पर VVM मिल सकता है? महोदया, हमें VVM मिल सकता है वैक्सीन वायल के लेबल पर, वैक्सीन वायल के कैप यानी ढक्कन पर। बिल्कुल सही बताया आपने। आइए अब वैक्सीन वायल पर VVM का स्थान क्या संकेत देता है, इसके बारे में जान लेते हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। यदि VVM लेबल पर लगा हो तो इसका अर्थ है कि एक बार खोले जाने के बाद टीके की शीशी को कोल्ड चेन में रखा जा सकता है और 28 दिनों तक प्रयोग में लाया जा सकता है, बशर्ते ओपन वायल पॉलिसी के मानदंडों को पूरा किया जाए। यदि लेबल पर VVM न हो परंतु वायल के ढक्कन या कैप पर हो, जैसे कि BCG, MR, RVV, रोटासील 1 डोज लिक्विड और RVV रोटासील 2 डोज लिक्विड टीके की शीशियों के, तो इसका अर्थ है कि इन टीकों को टीकाकरण सत्र के अंत में या खोलने के 4 घंटे के अंदर, जो भी पहले हो, डिस्कार्ड किया जाना है। कृपया ध्यान रखें कि ऐसे टीकों के लिए प्रभावकारिता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद का समय अधिक महत्वपूर्ण होता है। BCG, MR, रोटावायरस वैक्सीन RVV जो कैप और स्टेम पर VVM के साथ है, जैसे रोटासील लिक्विड के लिए रिकॉन्स्टिट्यूशन या खोलने के बाद का समय प्रभावशीलता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। हमेशा पहले प्रयोग के समय ही टीके की शीशियों पर उसके खोले जाने की तारीख और समय लिख देना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। अब क्या आप में से कोई हमें यह बता सकता है कि कब और किन स्थितियों में आपको ओपन वायल पॉलिसी को लागू करने की आवश्यकता पड़ेगी? महोदया, एक सत्र के लिए वैक्सीन कैरियर में पैक करने हेतु टीकों को चुनने के दौरान और सत्र को समाप्त करने के दौरान ओपन वायल पॉलिसी को प्रयोग करना चाहिए। कुछ मायनों में यह उत्तर सही है। कृपया ध्यान रखें, आपको 3 स्थानों पर ओपन वायल पॉलिसी का प्रयोग करना चाहिए। पहला, एक सत्र को समाप्त करने के दौरान। सत्र के समाप्त होने के समय टीकों की शीशियों को अलग करने के लिए पॉलिसी का प्रयोग करें। दूसरा, सत्र के बाद कोल्ड चेन पॉइंट में ILR में टीकों को रखने के लिए पॉलिसी का प्रयोग करें। आपको आगामी सत्र के लिए प्रयोग में लाई जा सकने वाली मल्टीडोज वाली सभी खुली शीशियों को प्रयोग योग्य लेबल वाले बॉक्स में रखना होगा। तीसरा, एक सत्र के लिए वैक्सीन कैरियर तैयार करते समय टीकों का चयन करने के दौरान इस समय प्रयोग योग्य लेबल वाले बॉक्स से शीशियों को चुनें और प्रयोग से पहले उनके VVM और एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। यदि आपको सत्र के दौरान कोई भी खुली शीशी दी जाती है तो उसी टीके की नई शीशी खोलने से पहले दी गई खुली शीशी का प्रयोग कर लें।
आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। ओपन वायल पॉलिसी लागू नहीं होती। सभी उचित ऑप्शंस को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। एक टीके या वैक्सीन की शीशी की कैप पर वीवीएम लगा है, इसका अर्थ है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आइए अब अपना सत्र आगे बढ़ाते हैं। हमारी चर्चा का अगला विषय है कि सत्र के समाप्त होने के समय आंशिक रूप से इस्तेमाल की गई शीशियों, खाली शीशियों और सीलबंद शीशियों का रख रखाव कैसे करें। क्या आप में से कोई अपने अनुभव से इसका उत्तर दे सकता है? महोदया, सत्र को समाप्त करने से पहले हम टीके की शीशियों को अलग करते हैं, उन्हें सीलबंद जीपर पाउचों में रखते हैं और फिर आखिरी कोल्ड चेन पॉइंट को वापस कर देते हैं। सत्र समाप्त करने से पहले आवश्यक है कि सभी वैक्सीन वायल उपयोग किए गए और अनुपयोगी को अलग करें और इसे ठीक से सील किए गए जिपर पाउच और बैग में कोल्ड चेन रिवर्स कोल्ड चेन के तहत वैक्सीन कैरियर के अंदर रखें। सभी वॉयल उपयोग किए गए अन्यथा आंशिक रूप से उपयोग किए गए सहित खाली वॉयल को टैग किए गए सीसीपी को वापस किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में वैक्सीन कैरियर वैक्सीन्स को सत्र स्थल पर बिना कोल्ड चेन रख रखाव के नहीं रखा जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वैक्सीन कैरियर या वैक्सीन वायल स्वास्थ्य कार्यकर्ता के घर में नहीं रखी जाए। वैक्सीन को कभी भी किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के घर के घरेलू रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में वायल को डिस्कार्ड कर दिया जाना चाहिए और अन्य सत्रों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। टीके की सुरक्षा और प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए टीके के शीशियों का उचित रख रखाव महत्वपूर्ण होता है। आइए सत्र के समाप्त होने पर शीशियों की रख रखाव की प्रक्रिया पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला स्टेप, टीके या वैक्सीन की शीशियों को प्रयुक्त और अप्रयुक्त की श्रेणी में अलग करें और उन्हें सही तरीके से सीलबंद जीपर पाउच या बैग में कोल्ड चेन के तहत वैक्सीन कैरियर में रखें। एक जीपर पाउच पर प्रयोग योग्य लिखें और उसमें रखें टीके की नहीं खोली गई शीशियां। आंशिक रूप से प्रयुक्त ऐसी शीशियां जिन पर ओपन वायल पॉलिसी लागू होती है। ये शीशियां वीवीएम पूर्ण और प्रयोग योग्य स्थिति में होनी चाहिए। एक अलग जीपर पाउच में रखें जिस पर इस्तेमाल ना करें लिखा हो रिकॉन्स्टिट्यूटेड बीसीजी और एमआर वैक्सीन और आरवीवी की खुली शीशिया कैप और स्टेम पर वीवीएम के साथ, जैसे रोटासिल लिक्विड के साथ शीशिया जो इस्तेमाल करने योग्य नहीं है। वे शीशियां जिनके लेबल आंशिक या पूरी तरह से दराब हो गए हो या जिन पर खोलने का दिनांक और समय न लिखा हो। टीके की खाली शीशियां। स्टेप 2 में दोनों ही जीपर पाउचों को वैक्सीन कैरियर में सावधानी से रखें और सुनिश्चित करें कि इसे एवीडी उसी दिन निर्धारित कोल्ड चेन पॉइंट पर पहुंचा दे। ठीक है, क्या कोई जानता है कि कोल्ड चेन पॉइंट पर वापस भेजे जाने के बाद टीके की इन शीशियों के साथ क्या किया जाता है? आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। कोल्ड चेन पॉइंट पर सभी वापस की गई शीशियां प्रयोग योग्य और प्रयोग योग्य नहीं दोनों ही को आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर या आईएलआर में रखा जाता है। प्रयोग योग्य नहीं शीशियों को 48 घंटों के बाद या अगले सत्र से पहले जो भी पहले आए डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इन शीशियों को टीकाकरण अपशिष्ट प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट दिशा निर्देशों के अनुसार डिस्कार्ड कर दिया जाना चाहिए। मैडम, एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछिए। मैडम, कोल्ड चेन पॉइंट पर
प्रयोग योग्य नहीं शीशियों को 48 घंटों के बाद ही क्यों डिस्कार्ड किया जाता है? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रयोग योग्य नहीं शीशियों को कोल्ड चेन पॉइंट पर 48 घंटों तक रखा जाना चाहिए, ताकि यदि टीकाकरण अवधि के दौरान कोई अप्रिय घटना यानी AEFI घटित हो जाए तो किसी भी प्रकार की जांच के लिए टीके की शीशियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। यहाँ इस बात का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई AEFI रिपोर्ट की जाती है तो इन शीशियों को फेंका नहीं जाएगा और आगे की जांच हेतु संभाल कर रखा जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना तारीख और समय वाली आंशिक रूप से इस्तेमाल की जा चुकी शीशियों को प्रयोग योग्य नहीं लिखे जिपर पाउच में रखा जाएगा। स्पष्ट रूप से लेबल किए गए प्लास्टिक के डिब्बे को ILR में 48 घंटे के लिए रखा जाना चाहिए। टीकाकरण अपशिष्ट प्रबंधन दिशा निर्देश यानी वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस के अनुसार सुरक्षित तरीके से डिस्कार्ड कर दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। यहाँ AVD व्यक्ति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को टीका आपूर्ति करने के लिए निकला था, लेकिन वह रास्ते में फंस गया है और ANM टीके की प्रतीक्षा कर रही है। आपका सही उत्तर AVD व्यक्ति को नई साइकिल दिला देगा, जिसकी मदद से वह समय पर PHC पहुंच सकता है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। VVM की उस स्थिति को पहचानें जिससे पता चलता है कि टीकाकरण हेतु टीकों का प्रयोग अभी भी किया जा सकता है। सभी उचित ऑप्शंस को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान से पढ़ें। किन परिस्थितियों में आप टीके की शीशी को भविष्य में होने वाले सत्र के लिए रखने का फैसला करेंगी? सभी उचित ऑप्शंस को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। बधाई हो, आपने AVD व्यक्ति को नई साइकिल प्राप्त करने में मदद की। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। तो अब आप सक्षम हैं ओपन वायल पॉलिसी और इसके महत्व को समझने में, पॉलिसी को प्रयोग करने हेतु मापदंडों की समीक्षा करने में, जिन टीकों पर यह नीति लागू होती है उनकी पहचान करने में, पॉलिसी को प्रयोग करने के लिए VVM के स्थान का मूल्यांकन करने में, सत्र के समाप्त होने पर आधी खाली एवं सील बंद शीशियों का रख रखाव करने में। शुभकामनाएं। इसके साथ ही मल्टी डोज ओपन वायल पॉलिसी का यह सत्र समाप्त होता है। आप सभी का इस सत्र का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय समाप्त करने के लिए एग्जिट बटन पर क्लिक करें। सुप्रभात। आशा है आप सभी अच्छी होंगी। कोल्ड चेन प्रबंधन के तीसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है टीकाकरण कार्यक्रम में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण उपकरण यानी वैक्सीन कैरियर का कुशल प्रबंधन कैसे करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। हम सभी जानते हैं कि सत्र वाले दिन सत्र शुरू होने से पहले कोल्ड चेन पॉइंट पर वैक्सीन और डायलुएंट्स पैक किए जाते हैं और फिर उन्हें सत्र स्थल पर भेजा जाता है। वैक्सीन्स को सुरक्षित रखने और उनकी प्रभावकारिता को बनाए रखने के क्रम में आपके लिए वैक्सीन कैरियर को सही तरीके से पैक करना और इसे हर समय कार्य करने की उचित स्थिति में बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। सत्र के समाप्त होने पर आप सक्षम होंगी एक वैक्सीन कैरियर की उपयोगिता एवं विशेषताओं को समझने में, आइस पैक को कुशलतापूर्वक तैयार, फ्रीज और कंडीशन करने में,
वैक्सीन कैरियर पैक करने में और आखिर में सत्र स्थल पर वैक्सीन कैरियर का प्रयोग करने एवं प्रयोग के बाद उसका रख रखाव करने में। आइए शुरुआत करते हैं एक वैक्सीन कैरियर की भूमिका एवं विशेषताओं की समीक्षा के साथ। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आप जानती हैं कि वैक्सीन्स बेहद संवेदनशील उत्पाद होते हैं और लास्ट कोल्ड चेन पॉइंट या पीएचसी में आईएलआर में भंडार कर रखे जाते हैं। कोल्ड चेन पॉइंट पर वैक्सीन एवं कोल्ड चेन के प्रबंधन की जवाबदेही नियुक्त वैक्सीन एवं कोल्ड चेन हैंडलर की होती है। सत्र स्थल पर माइक्रोप्लान के अनुसार वैक्सीन्स और डायलुवेंट्स के वितरण की जिम्मेदारी भी वैक्सीन एवं कोल्ड चेन हैंडलर की है। सत्र दिवस पर ऑल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी यानी कि एवीडी सिस्टम के माध्यम से वैक्सीन कैरियर में सत्र स्थल पर वैक्सीन और डायलुवेंट्स पहुंचाए जाते हैं। सिस्टम में 2 प्रकार के वैक्सीन कैरियर उपलब्ध हैं। एक सामान्य वैक्सीन कैरियर है और दूसरा फ्रीज फ्री वैक्सीन कैरियर है। ये वैक्सीन कैरियर्स वैक्सीन की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। यह एक इंसुलेटेड बॉक्स है और इसमें एक साथ करीब 16 से 20 टीकों की वायल और डायलुवेंट्स रखने की क्षमता है। वैक्सीन कैरियर का प्रयोग कोल्ड चेन पॉइंट से आउटरीच सेशन साइट पर वैक्सीन और डायलुवेंट्स ले जाने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि सत्र स्थल पर वैक्सीन और डायलुवेंट्स का भंडारण करने और उसी दिन नहीं काम में आए, आंशिक रूप से काम में आए और पूर्णतया काम में आए वायल को वापस कोल्ड चेन पॉइंट पर भेजने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक वैक्सीन कैरियर में 4 कंडीशनड आइस पैक होते हैं। यदि बार बार इसे ना खोला जाए तो यह 12 घंटों तक भीतर के तापमान को +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखता है। याद रखें, तापमान की यह रेंज भंडारण एवं परिवहन के दौरान वैक्सीन्स की प्रभावकारिता बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आइस पैक चपटे रिसाव प्रूफ प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं। इनमें पानी भरा होता है और वैक्सीन कैरियर एवं कोल्ड बॉक्स की लाइनिंग के रूप में इस्तेमाल करने के लिए इन्हें जमा दिया जाता है। वैक्सीन्स को सही तापमान पर रखने के लिए इन्हें अनुकूलित या कंडीशन किया जाता है। कोल्ड चेन पॉइंट पर आइस पैक की सही तरीके से फ्रीजिंग एक महत्वपूर्ण कार्य है। आइए अब मैं आपको दिखाऊं कि आइस पैक कैसे तैयार करें और फिर फ्रीजिंग के लिए उन्हें डीप फ्रीजर में कैसे रखें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। डीप फ्रीजर में आइस पैक कम से कम इतने घंटों में जम जाता है। 24 घंटों में। बिल्कुल सही। आइस पैक को सही से जमाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स अपनाने होंगे। स्टेप 1, बनाए गए निशान तक आइस पैक में पानी भरें। सुनिश्चित करें कि आपने हवा के लिए ऊपर से थोड़ी जगह छोड़ी हो, क्योंकि जमने के बाद पानी फैलता है। भरते समय आइस पैक को नल के नीचे सीधा रखें, क्योंकि जमने के बाद पानी फैलता है। भरते समय आइस पैक को नल के नीचे सीधा रखें। ध्यान रहे, आपको हर बार आइस पैक में फिर से पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आपको पानी रिसने का संदेह हो तो पानी भर दें। स्टेप 2, स्टॉपर लगाएं और कैप पर कसकर स्क्रू लगा दें। जांचिए और सुनिश्चित करें कि आइस पैक रिस ना रहा हो। अब डीप फ्रीजर में डालने से पहले साफ कपड़े से आइसबग की बाहरी सतह को साफ कर ले। स्टेप 3, आइस पैक को सीधा खड़ा करके रखें, लिटा कर नहीं। डीप फ्रीजर में इन्हें क्रिस क्रॉस तरीके से रखें। आइस पैक को रखते समय ध्यान रखें कि उनके बीच थोड़ी दूरी हो। क्या आप मुझे बताएं कि आइस पैक के बीच दूरी क्यों होनी चाहिए? मैडम, इसलिए क्योंकि जमने की प्रक्रिया तेजी से और एक समान रूप से हो। यह बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। अब आइस पैक को डीप फ्रीजर में कम से कम 24 घंटों तक रहने दें और सुनिश्चित करें कि आइस पैक ठोस चट्टान की तरह जम जाएं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें।
आइस पैक के प्रयोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं, इन पर ध्यान दें। पहला, ऐसे आइस पैक का प्रयोग ना करें जिनमें दरारें हो या जिन पर कैप या कॉर्क ना लगी हो। दूसरा, रिस रहे आइस पैक का प्रयोग ना करें, ऐसे आइस पैक को आपको हटा देना चाहिए। तीसरा, पानी में नमक ना मिलाएं, क्योंकि यह तापमान को शून्य से नीचे के स्तर तक ले जाता है, जो सही नहीं है। आखिर में हर बार प्रयोग करने से पहले आइस पैक को फिर से ना भरें। एक ही पानी बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए अब हम आइस पैक के प्रयोग के दौरान किए जाने वाले और ना किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा कर लें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। आपके लिए यहाँ 2 कथन दिए जा रहे हैं। प्रत्येक का उत्तर सही या गलत में दें और आइस पैक पर अपनी समझ को परखें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आप हल्के फुल्के दरारों वाले आइस पैक का प्रयोग कर सकती हैं। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आपको आइस पैक में बनाए गए निशान तक पानी भरने की आवश्यकता है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आप सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आपकी सजगता और सहभागिता की मैं प्रशंसा करती हूँ। आइए अब आगे बढ़ें। क्या कोई मुझे बता सकता है, वैक्सीन कैरियर में रखे जाने से पहले जमे हुए आइस पैक के साथ क्या जरूर किया जाना चाहिए? मैडम, वैक्सीन कैरियर में रखे जाने से पहले आइस पैक्स को कंडीशन्ड किया जाना चाहिए। बहुत अच्छे, यह बिल्कुल सही जवाब है। और हम आइस पैक्स को इसलिए कंडीशन्ड करते हैं ताकि वैक्सीन्स सही तापमान पर रखे जा सकें। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। अब आइस पैक कंडीशनिंग क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे किया जाता है, इस बारे में जान लेते हैं। फ्रीजर से बाहर निकाले जाने के समय आइस पैक्स का तापमान करीब -20 डिग्री सेल्सियस होता है। जमे हुए आइस पैक्स को कमरे के तापमान पर उतनी देर के लिए रखा जाना चाहिए जब तक उसका तापमान बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आप जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी, पेंटा, पीसीवी, आईपीवी, डीपीटी और टीडी जैसे वैक्सीन ठंड संवेदी होते हैं और ये टीके 0 से नीचे या जमने वाले तापमान पर रखे जाएं तो अपना असर खो देते हैं। उचित तरीके से कंडीशन्ड आइस पैक परिवहन के दौरान टीकों को जमने से बचाता है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आइए हम 5 सरल स्टेप्स के माध्यम से जानें कि आइस पैक को कैसे कंडीशन्ड किया जाता है। स्टेप 1, फ्रीजर से आवश्यकता के अनुसार जमे हुए आइस पैक्स निकालें। स्टेप 2, एक मेज पर जमे हुए आइस पैक्स को एक कतार में बिछा दें। 2 पैक्स के बीच करीब 5 सेंटीमीटर की दूरी रखें। स्टेप 3 और 4, सभी पैक्स के उचित रूप से कंडीशन्ड हो जाने की प्रतीक्षा करें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पैक के भीतर तरल पानी हो और हिलाने पर बर्फ के टुकड़े पैक्स के भीतर हिलते डुलते हो और आपको चटकने की आवाज सुनाई देती हो। गर्मी के मौसम में इसे कम से कम 30 से 40 मिनटों का समय लगेगा और सर्दी या ठंड के मौसम में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 90 से 120 मिनट भी लग सकते हैं। अंत में आइस पैक्स को वैक्सीन कैरियर में रखने से पहले साफ करके सुखा लें। साथ ही सुनिश्चित करें कि पहले आइस पैक और फिर टीके रखे जाएं। ध्यान दें कि फ्रीज फ्री वैक्सीन कैरियर FFVC एक नई प्रकार का वैक्सीन कैरियर है जो टीकों के जमने के जोखिम को कम करता है, इसलिए आइस पैक की कंडीशनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अब अभी तक बताई गई बातों को आपने कितना समझा है, यह पता लगाने के लिए मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ। इसके बाद हम वैक्सीन कैरियर को पैक करने की प्रक्रिया पर नजर डालेंगे। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें।
हमेशा सुनिश्चित करें कि वैक्सीन कैरियर में पहले आइस पैक रखे जाएं और फिर वैक्सीन्स। यह कथन सही है या गलत? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। परिवहन के दौरान वैक्सीन को डैश से बचाने के लिए आइस पैक की कंडीशनिंग महत्वपूर्ण है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। जैसे कि पहले बताया गया है, आइए अब जानते हैं कि वैक्सीन कैरियर में वैक्सीन्स को कैसे कुशलतापूर्वक पैक करें। सबसे पहले हम इस बात की जांच कर लेंगे कि वैक्सीन कैरियर की दीवारों पर कोई दरार ना हो। वैक्सीन कैरियर की दीवारों से लगाकर 4 कंडीशन्ड आइस पैक रखें। वैक्सीन की वायल को मोटे कागज में लपेटें, जैसे सादा सफेद कागज। वैक्सीन और लॉजिस्टिक पैकेजिंग के दौरान बंडलिंग विधि का पालन करना आवश्यक है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वैक्सीन हमेशा संबंधित डाइल्यूएंट्स, ड्रॉपर, एडी सिरिंज और रिकॉन्स्टिट्यूशन सिरिंज के साथ सही मात्रा में सत्र स्थलों पर पहुंचाई जाती है। उदाहरण के लिए एमआर और बीसीजी वैक्सीन की बोतलें और उनके संबंधित डाइल्यूएंट्स और 5 मिलीलीटर रिकॉन्स्टिट्यूशन सिरिंज की संख्या बराबर होनी चाहिए। लपेटे गई वैक्सीन की वायल को सावधानी से प्लास्टिक की थैली या जिपर बैग में रखें एवं सुनिश्चित करें कि जिपर बैग सही तरीके से जिप किया गया हो, ताकि वे आइस पैक के संपर्क में न आ सकें। इससे नमी को सोखने में मदद मिलेगी, क्योंकि नमी के कारण वैक्सीन की वायल पर लगे लेबल खराब हो सकते हैं। अब प्लास्टिक की थैली को आइस पैक से दूर बीच में रखें। बीच में क्यों? क्योंकि ऐसा करने से वायल से लेबल नहीं निकलता है। एक और महत्वपूर्ण बात, वैक्सीन कैरियर में ड्रॉपर्स और सिरिंज नहीं रखे जाने चाहिए। आखिर में स्टेप 4 में वैक्सीन कैरियर की लिड यानी ढक्कन को कसकर बंद करें। अब आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। एक दृश्य की समीक्षा करें जिसमें पीएचसी की स्वास्थ्य कर्मी मीना सत्र स्थल पर भेजने के लिए वैक्सीन कैरियर तैयार कर रही हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। एक वैक्सीन कैरियर को पैक करने के लिए किए जाने वाले कार्यों को ड्रैग करें, खाली बॉक्स में सही क्रम में लगाएं और फिर सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। सभी वैक्सीन्स और डाइल्यूएंट्स वैक्सीन कैरियर के डैश में प्लास्टिक जिपर बैग में रखे जाते हैं। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। डैश और डैश को कभी भी वैक्सीन कैरियर में पैक नहीं किया जाना चाहिए। सभी उचित ऑप्शंस को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आइए वैक्सीन कैरियर पर हम हमारी चर्चा जारी रखें और सत्र स्थल पर वैक्सीन कैरियर को सही तरीके से इस्तेमाल करने एवं प्रयोग के बाद उसके रख रखाव के बारे में अपनी जानकारी की समीक्षा कर लें। सत्र स्थल पर वैक्सीन कैरियर के प्रयोग हेतु कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा निर्देशों का पालन करने से आपको वैक्सीन और डाइल्यूएंट्स के लिए अनुसंचित तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने में मदद मिलेगी। आइए एक एक कर इन पर नजर डाल लेते हैं। जब तक लाभार्थी टीका लगवाने न आ जाए, तब तक वैक्सीन कैरियर का ढक्कन कसकर बंद रखें। ताप संवेदी टीकों के तापमान को बनाए रखने के लिए वैक्सीन कैरियर से एक आइस पैक बाहर निकाला जा सकता है। सुनिश्चित करें कि बीसीजी, एमआर, आरवीवी, ओपीवी और जेई लाइव जहां भी लागू हो के वायल को आइस पैक पर रखा जाना चाहिए। डीपीटी
हेपाटाइटिस बी, पेंटावैलेंट, IPV, PCV, TD और JE निष्क्रिय की वायल आइस पैक पर नहीं रखी जानी चाहिए। वैक्सीन कैरियर को हमेशा छांव में रखें और ध्यान रखें कि आप कैरियर को ना तो गिराएं, ना ही उस पर दस्तक दें या ना ही उस पर बैठें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। अच्छा, हम अब अपने सत्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच ही चुके हैं। हमारी चर्चा का अंतिम विषय है प्रयोग के बाद वैक्सीन कैरियर का रखरखाव। स्थल पर प्रयोग के बाद वैक्सीन कैरियर का रखरखाव भी महत्व रखता है, इसलिए प्रत्येक सत्र के बाद वैक्सीन कैरियर को साफ करें एवं सुखा लें। उसमें दरारें तो नहीं आ गई, इसका पता लगाने के लिए भीतर और बाहर से जांच करें। देखें कि रबर की सील टूटी तो नहीं है। ढक्कन खोल कर रखें, कारण किसी प्रकार के गीलेपन से बचाने के लिए किसी प्रकार का गीलापन या नमी सील को नुकसान पहुंचा सकता है और वैक्सीन को खराब कर सकता है। वैक्सीन कैरियर को सुरक्षित कवर किए हुए हिस्से में रखें, क्योंकि किसी प्रकार का झटका और सूरज की रोशनी कैरियर में दरार पैदा कर सकती है। इससे इंसुलेशन को नुकसान होगा और वैक्सीन गर्मी के संपर्क में आ जाएंगे। यदि वैक्सीन कैरियर में छोटी दरार है तो जब तक आपको दूसरी वैक्सीन कैरियर न मिल जाए, उस दरार को चिपकाने वाली टेप से कवर करके रखें। सुनिश्चित करें कि वैक्सीन कैरियर का ढक्कन सुरक्षित तरीके से बंद हो। हमने जिन दिशा निर्देशों पर चर्चा की है, उसके अलावा कुछ नहीं किए जाने वाले काम भी हैं, जिनका आपको ध्यान रखना होगा। नियमित टीकाकरण के लिए 2 आइस पैक वाले डे कैरियर्स या थर्मस फ्लास्क का प्रयोग न करें। वैक्सीन कैरियर का ढक्कन खोलने के लिए किसी प्रकार के स्क्रू ड्राइवर या अन्य धारदार औजार का प्रयोग न करें। वैक्सीन कैरियर को न गिराएं, न थपथपाएं या न ही उस पर बैठें। वैक्सीन कैरियर को सूरज की रोशनी में न रखें और आखिर में पैक करने के बाद ढक्कन खुला न छोड़ें। आपके संदर्भ हेतु यहाँ वैक्सीन कैरियर के प्रयोग में क्या करें और क्या न करें संक्षिप्त में दिया जा रहा है। संक्षिप्त में बताने और आज के सत्र को समाप्त करने से पहले चलिए मैं जल्दी से आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेती हूँ। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। 2 आइस पैक्स वाले वैक्सीन कैरियर का प्रयोग आउटरीच सत्रों के लिए किया जा सकता है। यह कथन सही है या गलत? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आउटरीच सत्र स्थलों पर वैक्सीन कैरियर को डैश में रखा जाना चाहिए। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। सत्र समाप्ति के बाद प्रयोग न करने के दौरान वैक्सीन कैरियर का ढक्कन डैश रखें। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। ANM सहाना एक पुराना वैक्सीन कैरियर का प्रयोग कर रही है जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। सहाना अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक नया वैक्सीन कैरियर प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब वे पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों का सही जवाब दे देंगी। इसलिए उन्हें प्रश्नों का सही उत्तर देने और नया वैक्सीन कैरियर प्राप्त करने में मदद करें। आगे बढ़ने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। वैक्सीन कैरियर में डैश ले जाने की क्षमता है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। वैक्सीन कैरियर यदि उसे अक्सर ना खोला जाए तो आमतौर पर डैश घंटों के लिए भीतर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखता है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें।
निम्नलिखित में से किन वैक्सीन की वायल को आइस पैक पर रखा जाना चाहिए? सभी उचित ऑप्शंस को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। वैक्सीन कैरियर से संबंधित सही कथनों को चुनें और ड्रैग कर नीचे दिए गए बॉक्स में ले जाएं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। बधाई हो, आप जीत गए। सहाना को अब नया वैक्सीन कैरियर मिल जाएगा। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। तो अब आप सक्षम होंगी एक वैक्सीन कैरियर की उपयोगिता एवं विशेषताओं को समझने में, आइस पैक को कुशलतापूर्वक तैयार, फ्रीज और कंडीशन करने में, वैक्सीन कैरियर को पैक करने में और आखिर में सत्र स्थल पर वैक्सीन कैरियर का प्रयोग करने और प्रयोग के बाद उसका रख रखाव करने में। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। शुभकामनाएं। इसके साथ ही वैक्सीन कैरियर के प्रबंधन पर हमारा यह सत्र समाप्त होता है। अध्याय समाप्त करने के लिए एग्जिट बटन पर क्लिक करें। पश्चात आकलन के ऑप्शन में क्लिक करें। प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन से वैक्सीन टीकों के लिए बीबीएम वैक्सीन वायल की कैप पर होता है? बीसीजी के ऑप्शन को चुनें और सेव करें। प्रश्न नंबर 2, बीबीएम पीएससी लास्ट कोल्ड चेन पॉइंट पर वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच आईएलआर में रखा जाना चाहिए। सही ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। प्रश्न नंबर 3, रिकॉन्स्टिट्यूशन किए गए वैक्सीन को रिकॉन्स्टिट्यूशन किए के कितने घंटे के भीतर उपयोग किया जा सकता है? 4 के ऑप्शन को चुनें और सेव करें। गर्म या ठंडे तापमान के संपर्क में आने पर वैक्सीन का प्रभाव स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है, इसे फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। इनमें से कौन से वैक्सीन लाइट के प्रति संवेदनशील होते हैं? बीसीजी और एमआर के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन से वैक्सीन को कभी भी फ्रीज नहीं करना चाहिए? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। डीपीटी, पेंटा और टीडी के ऑप्शन को चुनें और सेव करें। प्रश्न नंबर 7, किन वैक्सीन को कभी भी आइस पैक पर नहीं रखा जाना चाहिए? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आईपीवी, टीडी के ऑप्शन को चुनें और सेव करें। नीचे दिए गए स्टेटमेंट से कौन सा सही है? पहला और दूसरा स्टेटमेंट को सिलेक्ट करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 9, रिकॉन्स्टिट्यूशन करते समय वैक्सीन और डाइल्यूएंट का तापमान एक समान रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए वैक्सीन के साथ डाइल्यूएंट को कम से कम 24 घंटे पहले आईएलआर में रखना चाहिए। सही ऑप्शन में चुनें और सबमिट करें। प्रश्न नंबर 10, ओपन वायल पॉलिसी इनमें से किन किन टीकों पर लागू होती है? बीसीजी को चुनें और सेव करें। प्रश्न नंबर 11, सत्र स्थल पर यदि आपको ठंड से संवेदनशील वैक्सीन की शीशी जमी हुई मिलती है, हिलाने डुलाने पर रेसे जैसा कुछ नजर आता है, उन्हें डिस्कार्ड करेंगी। सही के ऑप्शन में क्लिक करें। प्रश्न नंबर 12, यदि लेवल पर बीबीएम लगा है तो इसका अर्थ है वैक्सीन की वह शीशी खोले जाने के बाद कोल्ड चेन में रखी जा सकती है और 28 दिनों के भीतर उपयोग होने वाले सत्रों में उपयोग की जा सकती है। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सबमिट करें। प्रश्न नंबर 13, यदि वैक्सीन की एक्सपायरी डेट अभी नहीं है और लेबर पर लगा बीबीएम डिस्कार्ड पॉइंट तक पहुंच चुका है तो आप क्या उपयोग नहीं करेंगे? गलत के ऑप्शन में क्लिक करें। सभी वैक्सीन और डाइल्यूएंट को आइस पैक से दूर रखते हुए वैक्सीन कैरियर के बीच प्लास्टिक में रखना चाहिए। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सबमिट करें। 2 आइस पैक वाले वैक्सीन कैरियर का उपयोग आउटरीच सेशन के लिए किया जाना। गलत के ऑप्शन में क्लिक करें और सबमिट करें। मूल्यांकन प्रस्तुत करें में क्लिक करें और यहाँ पर सुनिश्चित करें कि आप सबमिट करना चाहते हैं। हाँ में क्लिक करें। बधाई हो, आप पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र के लिए पात्र हैं। प्रमाण पत्र के ऑप्शन में क्लिक करें और यहाँ पर समीक्षा प्रदान करें। जैसे ही आप यहाँ पर समीक्षा को प्रदान करेंगे और इसके बाद आप फाइनल सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका प्रमाण पत्र कार्य प्रगति पर शो करेगा। इसके बाद आप यहाँ से बैक आ जाएंगे और सर्टिफिकेट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको गोल्डन सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।